तो बचपन बड़ी परेशानी में था कि जो हमारी जमा पूंजी थी ना वो सारी लग चुकी थी। हम पढ़ने में तो ज़्यादा होशियार नहीं थे क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी नहीं कि हम अच्छे पढ़ पाए। गर्मियों की छुट्टी आई तो मैंने काम करना शुरू कर दिया और उस समय मेरे को 1 रुपये 2 रुपये उस कूलर बनाने के पैसे मिलते थे। तो पढ़ाई करनी थी और पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए था। मैंने पढ़ाई करी, वहाँ मेहनत करी, लेकिन जानते हो ना, जब कोयले की खान में आदमी उतरता है तो काला तो होता ही है। मेरे पिताजी फेल नहीं हुए 10वीं में, मैं फेल हो गया तो वो मेरे पीछे 4 छोटे हो भाई बहन हैं, उनकी पढ़ाई का भी नाश हो जाएगा। 11वीं आज तक मेरे पिताजी ने नहीं पढ़ी, मेरे ख़ानदान में किसी ने नहीं पढ़ी जब मैंने पढ़ी थी। जैसे मेरे को लगा कि यार यहाँ फ्लाइट का सीन है तो कभी ना कभी हवाई जहाज़ का मौका मिलेगा बैठने का, या कोई स्टार्ट 0 से होता था। बातों बातों में स्ट्रेस था तो मशीन में उंगली आ गई, तो कपड़ा बांध के मैंने काम शुरू किया। जैसे नीचे उतरा तो उसमें कीचड़ था, काम करके जैसे मैं बाहर आने लगा वहाँ नाग देवता मिल गया। ओ तो आज का जो एपिसोड है इसको आप पूरा देखिए, कंप्लीट देखिए, क्योंकि आपकी लाइफ में आपके जो सपने हैं, आपके जो स्ट्रगल है, उनको आप किस तरीके से हकीकत में बदल सकते हैं, उसमें ये एपिसोड आपकी मदद कर सकता है। तो अंत तक बने रहिएगा। तो स्वागत है आपका त्रिलोक जी आज के हमारे एपिसोड के अंदर। और सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपकी जर्नी क्या रही है, मतलब आपका बचपन, कॉलेज और फैमिली बैकग्राउंड, थोड़ा इसके बारे में आप हमें बताइए। नमस्कार नरेंद्र जी, जैसा कि आपने मेरा नाम बता ही दिया, त्रिलोक चंद है। तो बचपन बड़ी परेशानी में था क्योंकि हमारे पिताजी ने जो काम धंधा शुरू किया था ना, वो सारी घर की संपत्ति थी ना उस काम धंधे में लगा दी थी। और वो काम धंधा थोड़ा सा चला और चलने के बाद वो क्या है, बिल्कुल फेल हो गया। जो हमारी जमा पूंजी थी ना वो सारी लग चुकी थी और हम रुपए रुपए के लिए मोहताज हो गए थे। इधर से हमने कुछ लोन भी लिया था हमारे पिताजी ने, और वो लोन वाले भी परेशान करने लग गए थे। इस बीच में वो कारखाना जो लगाया था हमारे पिताजी ने, वो लोन की किस्त ना चुकाने के चक्कर में वो कारखाना लोन वाले ले गए वापस, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो हमारा जो लाइफ था ना वहीं से डैमेज होना शुरू हो गया था, क्योंकि हम 5 बहन भाई थे। 5 बहन भाई में सबसे बड़ा मैं, मेरे से बड़ी सिस्टर थी, लेकिन वो घर पे काम कर लेती थी और मैं पढ़ लेता था थोड़ा सा। हमने पाँचों ने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की बड़ी मुश्किलों से, 8वीं तक हम पहुँचे। हम पढ़ने में तो ज़्यादा होशियार नहीं थे क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी नहीं कि हम अच्छे पढ़ पाए। फीस देना नहीं देना, कभी घर भेज देना, ये समस्याएं चलती थी, तो पढ़ाई में मन लगता नहीं था। कि हमें पता पड़ गया था कि हमारे पिताजी के पास पैसा नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो परेशानियों का दौर चल रहा था। बड़ा होने के कारण क्या है, ज़्यादा टेंशन भी थी। जैसे मेरा 8वीं क्लास हुआ, गर्मियों की छुट्टी आई तो मैंने काम करना शुरू कर दिया। एक कूलर कंपनी आती है ना, उसके अंदर मैंने कूलर के वो बक्से होते हैं तैयार करना शुरू किया। और उस समय मेरे को 1 रुपये 2 रुपये उस कूलर बनाने के पैसे मिलते थे। अच्छा, वो जो कूलर बॉडी जो हाँ, होती है। उसके नट बोल्ट कसने के, एक कंप्लीट तैयार करने के 2 रुपये मिल जाते थे। तो मैं ऐसे करके दिन भर में 10 से 20 रुपये कमा लेता था। तो बहुत सहायता लगती थी। उस ज़माने में बहुत पैसा था, 10 रुपये 20 रुपये बहुत होते थे किसी बच्चे के पास 10 रुपये आ जाए। और मेरे को ऐसा लगता था मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, जैसे घर के अंदर बहुत सारा सहयोग कर रहा हूँ, लेकिन उससे कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि कर्जा बहुत बड़ा था। और 250-300 रुपये, 10 रुपये 20 रुपये रोज़ कमाना और महीने में 300-400 रुपये हाईएस्ट आना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो मैंने कहा और कुछ काम करना पड़ेगा। तो मैंने उसी कूलर कंपनी के अंदर और काम सीखा। वहाँ कूलर बनाने का काम था तो मैं मशीनों के साथ भी लगना शुरू कहा। कि पहले तो कसने का काम था, फिर मशीनों में लगा, फिर मैंने उसका इलेक्ट्रॉनिक्स सीखा। ऐसे करके मैंने बहुत सारी लंबी रेंज उस कूलर कंपनी में सीख लिया। यानी छोटा से लेके बड़ा काम मैंने पूरा काम वहाँ सीख लिया। जहाँ मेरे को 10 रुपये दिन भर में कमाता था, वहाँ मेरे मुश्किल से अब वो बढ़ करके 30-40 रुपये हो गए। नहीं, कुल मिलाकर के 1000-2000 रुपये मैं कमाने लग गया। मतलब जब आप पढ़ रहे थे 8वीं 9वीं क्लास के अंदर ही, तभी आपने मतलब हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दिया। करना शुरू कर दिया। उस समय मैंने 1000-2000 रुपये कमाना शुरू कर दिया। अब मेरे को पढ़ाई करनी थी और पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए था। तो जैसे मैं प्राइवेट स्कूल में पूछने गया तो वहाँ बहुत ज़्यादा रेट थी 9वीं क्लास में। मैंने इधर उधर भाग दौड़ करी कि बोले यार कहीं सरकारी स्कूलों में एडमिशन हो जाए। इतना आसान नहीं होता था क्योंकि सरकारी स्कूलों में लोग बाग पहले ही आते थे, और लेकिन मेरी परसेंटेज थोड़ी सी अच्छी थी 8वीं क्लास में, तो मेरा एडमिशन हो गया। लेकिन वहाँ जा कर के माहौल और भी ज़्यादा ख़राब मिला, क्योंकि सरकारी स्कूलों का माहौल तो आप समझ सकते हो।
ऐसे पहले पढ़ा। वही बच्चे पढ़ते थे जो मतलब पढ़ाई नहीं करते थे, वो सरकारी स्कूल में सरकारी चले स्कूलों जाते में थे। भेजते, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। लेकिन जैसे उस माहौल में पहुंचा तो मेरे आजू बाजू कैसे लड़के थे, सब ऐसे थे। मैंने पढ़ाई करी, वहाँ मेहनत करी, लेकिन जानते हो ना, जब कोयले की खान में आदमी उतरता है तो काला तो होता ही है। तो उस स्कूल के अंदर 30 बच्चों के अंदर से मुश्किल से 2 या 3 बच्चे ऐसे थे जो फर्स्ट डिवीज़न आए थे 8वीं में, जो आगे आते थे, और मुझे बैठाया गया पीछे, क्योंकि मेरी दोस्ती पीछे वाले से हो गई पहले, और उन्होंने मेरे को पीछे बैठा लिया, तो मैं उनके साथ संगत में आ गया। वहाँ मेरे बहुत सारे शौक शुरू हो गए। अच्छा। जैसे मैं गुटखा खाने लग गया, जो कभी जानता नहीं था। वहाँ गुटखा रगड़ रगड़ के खिलाया गया, खा भाई, मैंने गुटखा खाना सीखा। मैंने स्कूल बंक करना सीखा। मैं पिक्चर जाने लगा, पास में पिक्चर हॉल था हमारे स्कूल के पास में। तो स्कूल के पास में रेलवे स्टेशन के जस्ट पास में पिक्चर हॉल। जैसी संगत वैसी रंगत। हाँ, तो जैसे जैसे मिलता गया वैसे वैसे हम चलते गए, परेशानियाँ भूल गया, वहाँ आज़ादी मिल गई। पास में ग्राउंड था, तो वहाँ सारे दिन भर ग्राउंड में बाहर आके खेलना, क्योंकि सरकारी टीचर तो आराम से आते थे, तो कोई रोक टोक नहीं थी, कोई गेट नहीं था सरकारी स्कूल के बाहर। कब चले जाते थे, कब आ जाते थे, बाथरूम के बहाने से चल जाते थे, हम आ जाते थे। तो खेलना कूदना चलता रहा। 9वीं क्लास के अंदर जो बच्चा 8वीं के अंदर 85% लेके पहुंचा था 9वीं क्लास के अंदर, यानी टोटल 3rd डिवीज़न, तो मेरे को समझ में आया हम बात है और कहाँ आ गए और क्यों आ गए। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया, मैंने कहा यार संगत छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो ये 10वीं क्लास और भी हार्ड है। और मेरे पिताजी फेल नहीं हुए 10वीं में, मैं फेल हो गया, तो वो मेरे पीछे 4 छोटे और भाई बहन हैं, उनकी पढ़ाई का भी नाश हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सीरियस हुआ वहाँ, और मैंने थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया। 10वीं के अंदर पास तो हो गया, लेकिन ये है कि थोड़ी सी मेहनत करी, तो मुझे विश्वास हो गया कि अपन थोड़ी मेहनत कर सकते हैं तो हर जगह पास हो सकते हैं। वहाँ से मेरा विश्वास जगा, क्योंकि मेरे साथ जितने भी बच्चे थे वो जो बदमाश थे, वो सब वहीं रुक गए। यानी कचरा होता है ना, जैसे कि तो वहीं रुक जाता है और आगे चले जाते हैं। तो मैंने थोड़ी सी मेहनत करी तो थोड़ा सा आगे चले गया। अब मेरी इच्छा थी कुछ अच्छा करें, लेकिन मालूम पड़ा कि अपने परसेंटेज अच्छे नहीं लेके आए, साइंस मैथ मिल नहीं सकती, और साइंस मैथ लेना चाहता था क्योंकि मैं इंजीनियर बनना चाहता था। क्योंकि दिमाग तो शुरू से ही उस तरह का था, लेकिन नहीं बन पाया। क्यों? घर की परिस्थिति ये कहती पैसा तो है नहीं, इसमें पैसा चाहिए। उस स्किल में कॉमर्स नहीं था, तो मैं कॉमर्स नहीं पढ़ पाया। ले दे के मेरे पास एक ही सब्जेक्ट आना था, आर्ट्स। फिर मैंने देखा, इसमें पूछा इससे क्या हो सकता है, क्योंकि तभी पता नहीं था, क्योंकि हमसे पहले कोई पढ़ा ही नहीं था। 11वीं आज तक मेरे पिताजी ने नहीं पढ़ी, मेरे खानदान में किसी ने नहीं पढ़ी जब मैंने पढ़ी थी, कोई बताने वाला नहीं था। और जैसे मैं पूछा तो वहाँ सब्जेक्ट भी ऐसे थे, इकोनॉमिक्स जो मैं जानता नहीं था होता क्या है। चलो मैंने ले ली इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस तो ले ली। तो लेने के बाद क्या था, जैसे ही हम पहुँचे तो वहाँ टीचर आते नहीं थे इनको पढ़ाने के लिए। अब किताबें भी ले आए, और वो भी सेकेंड हैंड, फर्स्ट हैंड की तो हिम्मत ही नहीं थी। हम बाज़ार गए, वहाँ सेकेंड हैंड किताबें मिलती थी, वहाँ से हमने सेकेंड हैंड किताबें खरीदी, आई, उनको पढ़े। पढ़ने के बाद समझ में कुछ आ नहीं रहा था। तो आपने कॉलेज मतलब कोई कॉलेज में एडमिशन लिया है या किस तरह से आपने पढ़ाई की? अभी तो मेरी 11वीं की बता रहा हूँ, 12वीं में भी अच्छा। मेरी ऐसी थी। अच्छा। क्योंकि हमने जो पढ़ाई करी ना, बिल्कुल सरकारी स्कूल में पढ़ी, और मेहनत कर रहे थे, लेकिन उस समय क्या टीचर बहुत मज़े लेते थे, पढ़ाते नहीं आते थे। आज तो शक्ति है स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों में आज अच्छा एजुकेशन है सरकारी स्कूलों का, लेकिन जिस समय मैं पढ़ रहा था ना, उस समय सरकारी स्कूलों का स्तर बिल्कुल गिरा हुआ था। लेकिन डर ये था कि फेल नहीं होना, और मैं पास होता चले गया। 3rd डिवीज़न से ही पास हुआ, लेकिन पास हो गया। जैसे ही कॉलेज का नंबर आया तो मतलब कॉलेज में भी ऐसे एडमिशन हो जाएगा जैसे यहाँ हुआ है। लेकिन मेरा एडमिशन कहीं नहीं हुआ, सरकारी कॉलेज में नहीं हुआ, वहाँ उल्टा था। जहाँ ज़्यादा परसेंटेज लेके आते थे जब सरकारी स्कूलों में एडमिशन होता था। मेरे साथ आ गई ट्रेजडी, क्योंकि घर में पैसा नहीं, अब पढ़ना भी है। और पढ़ना इसलिए क्योंकि काम तो चलाएंगे, क्योंकि शादी ब्याह होगी तो पढ़ा हुआ लड़का मांगते हैं। मेरे साथ टेंशन, अब पैसा भी नहीं है, पढ़ना भी है, काम भी करना है, 3-3 4-4 चीज़ें लेके चल रहा हूँ। सबसे बड़ा होने के कारण एक स्टैंडर्ड बनाना है पढ़ाई का, उसको लेके चलना है। दूसरा ये था कि मुझे काम करना है, परिवार को सहयोग देना है। तीसरा, एडमिशन नहीं हो रहा, समय चाहिए, पैसा चाहिए एडमिशन के लिए। तो मैंने क्या करा, प्राइवेट काम शुरू किया,
और पढ़ाई भी प्राइवेट शुरू करी और परिवार का सहयोग देना शुरू किया। उस बीच मैंने काम करना शुरू किया प्रिंटिंग प्रेस का, एक आईटीआई भी कर ली मैंने इसके साथ। और उस समय मुझे पता नहीं था कि आईटीआई में क्या करना होता है, सिर्फ ये पता था आईटीआई कर लो आपको जॉब मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी सरकारी की तरह सोचे थे। मैंने आईटीआई कर ली प्रिंटिंग प्रेस से, और मुझे पता नहीं था इसका स्कोप ही नहीं है, ये तो ख़त्म होगी। लेकिन अब एडमिशन ले लिया तो उसको पूरा करें, हमारी आदत थी जिसमें घुस गए उसको पूरा करो, अब वो सही है या गलत है वो भविष्य पे छोड़ दो। हमने उसमें एडमिशन ले लिया, वहाँ पे भी अच्छा रिजल्ट लेके आए, वहाँ से पास हो गए। ऐसे करते करते मैंने रात को 1 वीक सीरीज से पढ़ के पढ़ाई करी, और 1 महीना जाते थे हम कॉलेज प्राइवेट, वहाँ फीस दे के आते थे, सुबह सुबह 2 घंटे 4 घंटे पढ़ के आ जाते थे, और आने के बाद एग्ज़ाम के दिन रात के दिन 1 वीक सीरीज लाते थे, उसको पढ़ाई करके एग्ज़ाम देते थे। इस तरह करके हमारी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर पास हुई। उसके बाद मेरे को लगा कि भाई अब पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, अब तो कहीं भी फार्म भरो और नौकरी की तैयारी करो। और हमने क्या करना शुरू कर दिया, तैयारी शुरू कर दी सरकारी नौकरी की। मैं 50 जगह फार्म लगा दिए, कभी रेलवे के, चेन्नई, कलकत्ता, अजमेर, बेंगलोर, जहाँ जहाँ रेलवे का एग्ज़ाम होते थे मैं रेलवे का एग्ज़ाम देने चले जाता था। फार्म आ जाता था, फार्म को लेके चले जाते थे। और किस्मत अच्छी थी, मैं SC/ST होने के कारण मेरा टिकट फ्री आ जाता था, तो मैं चले जाता था। अदर्स भाई हमारे घर के अंदर इतना भी पैसा नहीं था कि मैं टिकट से एग्ज़ाम देने जाऊँ। बस इतनी गलती रही कि मैं तैयारी कर नहीं पाता था, क्योंकि जॉब सुबह से लेके रात के 8-9 बजे तक जॉब होता था। संडे को एग्ज़ाम होता था, तो शनिवार की रात को मैं बैठता था एग्ज़ाम देने के लिए, पहुंच जाता था सुबह और वहीं से एग्ज़ाम दिया, और वहीं से वापस बैठ के रात को। मतलब आप जो ज़रूरत के खर्चे थे उनको पूरा करने के लिए तो जॉब करते थे सुबह से लेकर रात तक, तैयारी का समय नहीं होता था और आप एग्ज़ाम देने जाते थे। एग्ज़ाम देने जाता था, केवल एग्ज़ाम। इस दौर में मैं थोड़ी बहुत पढ़ाई करा हुआ था, तो परसेंटेज थोड़ी अच्छी आ जाती थी, लेकिन कभी भी क्वालिफाई फर्स्ट पे पहुंचता था तो सेकंड में नहीं हो पाता था, तो आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाई इस कारण? नहीं लग पाई। इसके बाद मेरे को समझ में आया कि ये पढ़ाई तो कोई कम मतलब की नहीं है, क्योंकि जहाँ पे भी जाते हैं ना इनको तो पूछते नहीं है, हम पढ़ पढ़ के पैसा लगा रहे। फिर मैंने काम किया इलेक्ट्रॉनिक्स की एक कंपनी में, ऐसे वैसे छोटे छोटे काम किए मैंने। ऐसे कोरियर कंपनी में काम किया, डाक बाटी, साइकिल सो, जगह जगह जाके मैं देखा इसमें फर्स्ट फ्लाइट का नाम दिया, तो हो सकता है इसमें फ़्लाइट का जैसे कहीं ना कहीं सर्विस मिलेगी। वहाँ उल्टा हुआ मेरे साथ, मैं जो सोचता था उसका उल्टा होता था हर जगह। वहाँ चित्र ऐसा दिया जाता था कि फ्लाइट प्रॉपर कोई गाइड करने वाला नहीं था? कोई बड़ा गाइड करने वाला नहीं था, तो अपना इमेजिनेशन कर लेता था और उस हिसाब से मैं काम कर लेता था। जैसे मेरे को लगा कि यार यहाँ फ़्लाइट का सीन है, तो यहाँ कभी ना कभी हवाई जहाज़ का मौका मिलेगा बैठने का, या कोई काम करने का मौका मिलेगा इसमें। सपने बड़े थे तो पहुँच जाते थे, लेकिन वहाँ पे मैंने 1.5 साल काम किया, उसमें भी स्ट्राइक हो गई, वो बंद हो गई कंपनी। फिर मेरे को वापस आता था, स्टार्ट 0 से होता था, हर बार स्टार्ट 0 से होता था। ऐसे एक बार मैं मशीनों में काम कर रहा था, मैं देखा अभी इस मशीन लाइन में चले, यहाँ कुछ काम करें। वहाँ काम करते करते बातों बातों में स्ट्रेस था, तो मशीन में उंगली आ गई, उंगली कट गई। तो घर वालों ने कहा ऐसे काम नहीं होगा, वापस आ गए हम। मैंने कहा कुछ और करना पड़ेगा। फिर मैंने एक दिन वैकेंसी निकली कि भाई ऐसा ऐसा है कि आप ट्रांसफ़र बढ़ा सकते हो, तो मैं पहुँचा उस कंपनी में। वहाँ गया तो उसका इंटरव्यू कुछ और था, वहाँ काम और कुछ था, वहाँ जाके बैठा दिया किसी और चीज़ पे, करना कुछ और था। तो मैंने कहा चलो आ गए तो करना तो ही, परिवार को सहयोग करना है कैसे भी। तो वहाँ लग के स्टार्ट किया 2100 रुपये से, धीरे 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 वो सैलरी बढ़ती गई। 16 साल मैं लगातार काम करा वहाँ, शुरू से लेकर लास्ट तक था। उसमें बहुत सारी परेशानी थी, लेकिन परेशानी से ज़्यादा बड़ी थी मेरी घर की परेशानी। उन परेशानियों को ख़त्म करने के लिए मैंने ये जॉब करी थी, और इस जॉब के अंदर भी चैलेंज कम नहीं थे। जब मैं शुरू में काम किया था तो उस कंपनी ने मेरे को स्कूटर दिया, स्कूटर पे माल दिया कि इसको माल को आप ट्रांसपोर्ट पे लगा के आओ। तो कार्टून बहुत सारे हुआ करते थे उसमें, ऐसा लगता था जैसे 10-10, 15-15 कार्टून एक साथ बांध दिया, और उस समय बड़ी मुश्किल से पकड़ के लेके जाना और ट्रांसपोर्ट पे लगाना। ऐसे करते करते 1 साल 2 साल 3 साल गुजरे, लेकिन काम बढ़ता गया, नई नई परेशानियाँ आती गई। जैसे ही कंपनी ने काम आगे बढ़ाया तो एक धर्म कांटे का काम ले लिया।
अच्छा। अब धर्म कांटे का काम ले लिया तो उसमें और भी ज़्यादा समस्या थी, क्योंकि वो बिल्कुल नया था। अब जब हम काम शुरू किए तो कंपनी को भी मजबूरी थी कि कुछ ऑर्डर मिल जाए, तो उल्टा सीधा ऑर्डर ले लिया उन्होंने। तो एक डिपो में ले लिया इन्होंने, कचरा डिपो के अंदर कांटा लगाने का काम। तो हमको पता ही नहीं था कि भाई क्या हो सकता है। एक तो बैड स्मेल बहुत आती है वहाँ, जब हम कांटा लगा रहे थे तो कचरे के अंदर आपको तो पता है किस तरह की बदबू आएगी। मुंह पे कपड़ा बांध के मैंने काम शुरू किया। जैसे ही नीचे उतरा तो उसमें कीचड़ था, इतना था घुटनों तक। काम तो करना ही था, अब मैं छोड़ के तो आ नहीं सकता था। बड़ी परेशानी के साथ काम करके जैसे ही मैं बाहर आने लगा तो वहाँ नाग देवता मिल गया उसमें। ओह, जहाँ से बाहर निकलते हैं ना उस तरफ वो कीचड़ में तो था ही। अब वहाँ सूखा एरिया में वो बैठा हुआ। अब मेरे को डर लगे बाहर आए तो कैसे आए, अब इसमें रह भी नहीं सकते, रास्ता बाहर आने का वो। मैंने आवाज़ करी, कोई सुना नहीं। फिर फ़ोन किया, किसी ने उसको डराया धमकाया तो वो और गिर गया, उस खड्डे में आ गया जिसमें मैं था। अब मैं उसको कैसे करूँ, लकड़ियों से उसको करते हुए मतलब आप जो काम कर रहे थे बहुत परेशानी के साथ वो बाहर आया। जान को जोखिम में डाल के आप काम कर रहे थे। इसके अलावा भी और भी है, ये एक ही काम नहीं हुआ। इसके बाद क्या हुआ, मैं आसाम चले गया तो कंपनी ने दूर दूर लेना शुरू कर दिया काम। एक बार तो इतनी दूर ले लिया, आसाम। आसाम पहुंचा तो वहाँ पे कंपनी ने उस कांटे की कीमत डबल ले ली। लेकिन उस व्यक्ति ने जैसे ही उसको पता पड़ा कि मेरे से कंपनी ने ज़्यादा ले लिया, अब इसको रोक लें तो कंपनी का कोई ना कोई आदमी आएगा और यहाँ पैसा देगा और इनको ले जाएगा, इनके बिना तो जाने नहीं देंगे। तो कंपनी ने मुझे ऐसे कहा कि भैया तुमको चुपचाप निकलना है रात को, क्योंकि अपन ने ऐसे तो इनके साथ हो गया और ये चालू करने से पहले निकले आना। तो मेरे को जैसे ही पता पड़ा ऐसे ऐसे हो गया तो मैं और घबरा गया, मतलब इसको चालू करूँ या नहीं करूँ। फिर मैंने अपना दिमाग लगाया इसको उस लेवल पे छोड़ जाओ, ये चालू करके निकल जाए। तो मैं उस कांटे को उस लेवल पे करके रात को ही चुपचाप 15 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन पहुंच गया। रात के 11 बजे से रात के 2 बजे तक पैदल चलता रहा जंगलों के अंदर। यानी जो एरिया में जानता भी नहीं था उस एरिया के अंदर 15 किलोमीटर दूर ट्रैक मिला रेलवे। उस ट्रैक के साथ साथ मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और वहाँ टिकट लिया। रात के 2 बजे 2:30 बजे ट्रेन आती है, उस ट्रेन से मैं गुवाहाटी आया। तो आप जो काम कर रहे थे उसके अंदर पैसा तो लिमिट का था, लिमिट का लेकिन था। जान को जोखिम डाल के आप काम कर रहे थे। हर व्यक्ति जान को जोखिम में डाल के करता है काम, क्योंकि उसको रास्ता नहीं मिलता तो वो पूरी मेहनत करता है। मैंने भी पूरी मेहनत हाँ, करी। तो जितने भी हमारे जो दर्शक जो देख रहे हैं इस एपिसोड को, उनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ, अगर वो कोई जॉब कर रहे हैं, कुछ अपना कुछ काम कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उनको तकलीफ है, मतलब अपनी जान को जोखिम में डाल के कर रहे हैं। हर आदमी करता है। लेकिन जो सपने हैं वो तो कहीं भी पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे, और एक लाइफ जो है वो स्ट्रगल की चल रही है। तो जैसे अभी आपने बताया आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, लेकिन मेन चीज़ ये है कि डायरेक्ट सेलिंग आपकी ज़िंदगी में कैसे आया? डायरेक्ट सेलिंग ज़िंदगी में ऐसा है, एक दिन मैं मेरे फ्रेंड के जिम के अंदर एक कांटा ठीक करने गया था। वो कई बार बुला चुका था लेकिन मेरा जाना नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे पास समय नहीं रहता था। समय तो आप जानते हो कि बच्चा तकलीफ़ थी तो उस दिन छुट्टी लेनी पड़ी। और मैं उस दिन कई बार बुलाते बुलाते मैं उनके पास पहुंचा। तो पहुंचने के बाद वो किसी को ऐसी चीज़ जानकारी दे रहे थे डायरेक्ट सेलिंग की, लेकिन मेरे को पता नहीं था डायरेक्ट सेलिंग उस समय क्या थी। जब वो जानकारी दे रहे थे उस बीच में ये बताया कि मैंने यहाँ से फॉरेन ट्रिप ले ली, कार ले ली और मैंने अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ। तो मेरा ध्यान उधर गया पैसे पे, क्योंकि पैसे की तो मुझे भी ज़रूरत थी, कार की मुझे भी ज़रूरत थी, फॉरेन ट्रिप की मुझे भी ज़रूरत थी। तो मैंने उत्सुकतापूर्वक पूछा, मतलब आप ये क्या करते हो आजकल? तब उन्होंने मुझे बताया कि जब मेरे को पता पड़ा ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है। अच्छा। और मेरा पहला कदम था अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग में। तो चलिए अब मुझे ये बताइए कि जैसे जो लोग मतलब कई सालों में नहीं कर पाते, आपने कैसे 1.5 साल के अंदर ही डायरेक्ट सेलिंग से कार अचीव कर ली? देखिए, लोग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि दो नावों के अंदर सवार होकर के यात्रा पूरी नहीं कर सकते। ऐसे ही मैं जब पहले भी बता चुका हूँ कि मैं सरकारी नौकरी करना चाहता था, लेकिन प्राइवेट काम करके कर रहा था, तो वो सरकारी नौकरी भी नहीं आई और प्राइवेट नौकरी से घर का खर्चा भी पूरा नहीं कर पाया। तो मैं दोबारा से रिस्क नहीं लेना चाहता था इस तरह का। तो मैंने क्या करा, जो नौकरी करता था उस नौकरी को छोड़ा और फुल टाइम इस बिज़नेस को करा और 18 महीने में मैंने यहाँ से पहली कार ले ली थी। तो आपने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो कैसे आपने टीम बनाई और क्या क्या आपने अपने अंदर बदलाव लेकर आए और क्या क्या चैलेंज आपको आए? जैसे ही मैंने इसको स्टार्ट किया
तो मेरे सामने बहुत सारी चैलेंज आए, क्योंकि मेरे को तो ये पहला बिजनेस था जो इस तरीके से के पास जाओ, समझाओ किसी को, किसी को समझ में आएगा, किसी को नहीं समझ में आएगा। तो पहले मैं सीखा कि इसको सीखते कैसे हैं। तो मैंने कहा वो लोग नहीं मिले जो मेरे साथ थे, मैं जिन पे विश्वास करता था वो एक भी नहीं आया। जैसे मेरे परिवार की बात करते, मेरे परिवार का एक भी नहीं आया। मैंने दोस्तों से बात करी, कोई एक भी दोस्त नहीं आया। मैंने कहा यार इतना अच्छा बिजनेस है, कोई आ ही नहीं रहा। जितने दोस्त थे वो मेरे से दूर भगने लगे, परिवार के सब दूर भगने लग गए। तो मैंने हो क्या गया है, मैंने ऐसा क्या कर दिया, ये क्यों नहीं आते। फिर मैंने देखा कि यार ये लोगों का बिजनेस है, लोगों को तो लाना ही पड़ेगा और इसको शुरुआत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो जब सफलता होती है तो सब आ जाते हैं, जब आपके पास सफलता नहीं होती तब आपको तकलीफ़ आती है। तो मैंने क्या कि इस तकलीफ़ को दूर करने के लिए नीचे लेवल से स्टार्ट करते। तो मैंने छोटे छोटे आदमी जो भी जैसे सब्जी बेचता है मैं उसको लिया है, किसी किराने वाले से बात करी तो उसको ले आया, जिसको हिंदी नहीं आती थी, दूसरी भाषा आती थी जैसे बंगला आती थी, मैं उसको ले आया। ऐसे धीरे धीरे लाया। और जैसे मेरे अपलाइन ने उनको बताना शुरू किया, मैंने उनके दो नोट्स बनाने शुरू किए कि अपलाइन कैसे कैसे बता रहे हैं। मैंने उनको बताना शुरू किया कि यार ऐसे ऐसे बता रहे, तो ऐसे ऐसे मैंने सीखना शुरू किया। मीटिंगों में जाना शुरू किया, ट्रेनिंगों से जाना शुरू किया। बात देखा कि लोग किस तरह से बोल रहे हैं, किस तरह से अपना बातचीत कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें करी। तो इस तरह करके मैंने अपने टीमों के अंदर वो चीज़ देना शुरू किया और टीम बनना शुरू हुई। धीरे धीरे ये परेशानियाँ ना आसानी, जो परेशानी थी वो आसानी से आने लगी, यानी ईजी होने लगी। तकलीफ़ें जो थी वो राहत देने लगी। टीम तो आपकी बनना स्टार्ट हो गई, लेकिन आपकी जो टीम थी उसको आपने मैनेज कैसे किया? टीम को मैंने एक तो एजुकेट किया, क्योंकि एजुकेट जब तक नहीं होगी टीम एक नहीं होगी। उनको सिखाना शुरू किया, कुछ अपलाइन के थ्रू, कुछ मेरे थ्रू, कुछ कंपनी के थ्रू। हम मीटिंगों के माध्यम से उनको सिखाने शुरू करें, जूम के माध्यम से सिखाने शुरू करें। जो दूर थे उनको जूम के माध्यम से सिखाए, जो नज़दीक थे उनको MSC ऑफिस में ले जाना के सिखाए। और सीखते सीखते हम आगे बढ़ते रहे। हम बाहर भी गए, रेजिडेंशियल वर्कशॉप दिल्ली गए, नैनीताल गए, है ना। तो ऐसी जगह दूर दूर जाके भी हमने ट्रेनिंग ली। ऐसे धीरे धीरे हमारी टीम ट्रेंड हुई और वो भी आगे ट्रांसफ़र करने लगी। ऐसे ही सेम जो मैं काम कर रहा, मेरी टीम भी वही काम करने। ऐसी कोई टिप या कोई ऐसा सक्सेस मंत्र जिससे कि हमारे दर्शक जो है वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं? एक तो इस बिज़नेस के अंदर देखो इजी कुछ ही नहीं है, हार्ड मेहनत करनी पड़ेगी तभी पैसा आएगा और लगातार करना पड़ेगा। आज किए और कल नहीं करे तो इसमें सफलता नहीं मिलेगी। लगातार करना पड़ेगा और आप जब तक लगातार करोगे तो आप ग्रो करते रहोगे। और टालने की आदत होगी ना तो आप फेल हो जाओगे कि आज नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो पीछे हो जाओगे। इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रो करना है तो लगातार करना है, कंसिस्टेंसी और सीखना है, लगातार सीखना है। लगातार सीखना है और सीखते चले जाओगे, आप ग्रो करते चले जाओगे। क्योंकि इंडस्ट्री बदल रही है और नित्य नए चीज़ें आ रही है, तो उनके साथ अपडेट होना ही पड़ेगा आज के समय में। अब देखो डिजिटली आ गया और डिजिटली भी सीखना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए हर काम करना पड़ेगा जो ज़रूरी है इस इंडस्ट्री के लिए। मतलब आपने बताया कि एक तो कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, बिल्कुल, दूसरा नई चीज़ों को सीखना ज़रूरी है, बिल्कुल सीखना ज़रूरी और अपने आप को अपडेट करना ज़रूरी है। है। बिल्कुल। ये त्रिलोक जी, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि इस इंडस्ट्री में आपने क्या क्या पाया जो आपने 16 साल की जो जॉब की उसके अंदर नहीं पाया? ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं? देखिए 16 साल जो मैंने काम किया ना, उसके अंदर एक तो समय की आज़ादी नहीं थी। पहला तो मैं परिवार को समय नहीं दे पा रहा था जो इस इंडस्ट्री में आके समय मिला है। दूसरा, वहाँ मेरे पास साइकिल भी नहीं थी खुद की, तो इस इंडस्ट्री में आके मेरे पास एक कार है। और तीसरा, इस इंडस्ट्री के अंदर आके मैं फॉरेन ट्रिप गया, वहाँ मैं कहीं भी नहीं जा पाया था, सिर्फ लोकल ट्रिप करता था और जो भी काम टू काम जाना और आना। यहाँ इन्जॉयमेंट के साथ फॉरेन ट्रिप किया है और मैंने अकेले ने नहीं किया, मेरी वाइफ को भी कराया, जिसको घर से कभी निकलने का मौका भी नहीं मिला वो मेरे साथ यहाँ से फॉरेन ट्रिप पे गई। और मैं ही नहीं करा, मेरी टीम में भी बहुत सारे लोग फॉरेन ट्रिप पे गए, कार ली। आपकी टीम में भी कार आई? हाँ, कार आई मेरी टीम में। और मेरी टीम में भी
बहुत सारे लोग फॉरेन ट्रिप गए, थाईलैंड गए और बैंकॉक गए मेरी टीम में और दुबई गए मेरी टीम से। तो ऐसे बहुत सारी जगह जाके आए। और डोमेस्टिक ट्रिप की बात करें तो कई बार मैं नैनीताल गए, गोवा गए, इस तरह करके हमारे पास डोमेस्टिक ट्रिप वाले भी बहुत सारे। अब मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि अगर एक बिगनर यानी कि कोई भी जो व्यक्ति जॉब कर रहा है, अगर वो इस इंडस्ट्री में आना चाहता है तो वो इस इंडस्ट्री को क्यों ज्वाइन करे, उसको क्या मिलने वाला है इस इंडस्ट्री के अंदर? जैसा कि आपको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मेहनत बहुत है, सफलता भी बहुत है। और वो यदि करना चाहता है, यदि बिगनर आया है और उसको वहाँ पे जो कर रहा है उसको सफलता नहीं मिल रही है, जो उसके ड्रीम है, जैसे कार लेना हर आदमी की ड्रीम है, यदि उसका कार वहाँ से नहीं ले सकता है तो यहाँ पार्ट टाइम में भी बहुत सारे लोगों ने कार ली है। यदि बिगनर वो जो व्यक्ति घर बनाना चाहता है और उसका वहाँ से नहीं बन रहा तो यहाँ से इसको पार्ट टाइम में रह कर भी यहाँ से पैसा कमा के घर बना सकता है। उसका ड्रीम है फॉरेन ट्रिप जाना, तो वो इस इंडस्ट्री में आकर के फॉरेन ट्रिप भी जा सकता है। लेकिन उसको काम तो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। पार्ट टाइम में कर सकता है, बहुत सारे लोगों ने पार्ट टाइम में इस बिज़नेस को करके पैसा कमाया है, फॉरेन ट्रिप करिए, घर बनाया है और अच्छी खासी लग्जरी कार भी ली है ना। तो ऐसे बहुत सारे ड्रीम पूरे होते हैं इस इंडस्ट्री में। जहाँ वहाँ 16-16 घंटे करके मैं काम नहीं करा, करते हुए भी नहीं हुआ, वैसे वो उनके भी नहीं हो रहे होंगे, तो ये इंडस्ट्री है और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के हुए तो उनके भी हो सकते हैं। थैंक यू त्रिलोक जी, थैंक यू वेरी मच। आज आपने जो समय दिया, और आशा करता हूँ कि इससे हमारे बहुत सारे दर्शकों को जो कि प्राइवेट जॉब करें और जिनके सपने हैं वो ज़रूर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं।